तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में। आज का जो प्रकरण होगा वो भाषा के स्वरूप। ठीक है, इससे पहले हम लोग भाषा की विशेषताएं पढ़ चुके हैं, भाषा के सीखने के आवश्यक गुण पढ़ चुके हैं, और भाषा के संदर्भ में कि भाषा का जन्म किस सिद्धांत से हुआ है, ये सारी बातें जो है हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं यूट्यूब पर जाके वो वीडियो अवश्य देख लेंगे, जिससे उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं कि सर भाषा के स्वरूप क्या होते हैं। मैंने कल ही बाबू बताया था कि स्वरूप और रूप में क्या अंतर होता है। ठीक है, मैंने कहा जो एक रूप में बंध जाए या जो एक ही तरीके से प्रयोग किए जाए वो क्या है, रूप है। जबकि जो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकारों में विभाजित हो जाए वो क्या है, स्वरूप है। बात समझ गए? ठीक है, तो हमको पढ़ना क्या है, भाषा के स्वरूप। हमने ये बताया था कि भाषा के जो है विभिन्न स्वरूप होते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण नामों को हम क्या किए थे, उल्लेखित किए थे। उसी नामों में से आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें से पहला नाम क्या था बाबू, बोली। तो आप लिखेंगे बोली जी। ये आपका भाषा के स्वरूप में सबसे पहला शब्द आता है जिसे बोली कहते हैं। ठीक है, अब मामला ये आता है बोली का जन्म कैसे होता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे बोली का जन्म। बोली का जन्म लिखिएगा, बोली का जन्म किसी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा होती है। किसी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा होती है, क्योंकि भैया हर एक क्षेत्र की अपनी अलग अलग बोलियां होती है, इसलिए बोलियों का जो जन्म होता है वो किसी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा होती है। बात समझ गए? मामला ये आता है कि सर बोली की परिभाषा क्या होगी। अगर बोली की परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा कैसे आप बनाओगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि सर बोली की परिभाषा कैसे बनाएं। आप मुझे बताइए, क्या बोली का जन्म का आता पता चलता है? अभी आप बाबू जो है अपने यहाँ की जो बोलियां हैं वो अवधी है। ठीक, अभी वहां जो है चले जाइए कुछ पूरब साइड में खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, आप मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप रामनगर साइड में आप 1 महीना रह जाइए, आपके भीतर वहां की ऐसी बोलियां समाहित हो जाएंगी आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, कब मेरे अंदर ये बोली आ गई। तो क्या होता है, आप परिभाषा में कह सकते हो कि जिस भाषा के जन्म का आता पता ना चले बल्कि सामान्य जनता अपनी सहूलियत के लिए उसे स्वयं गढ़ लेती है या बना लेती है,
तो उस भाषा के स्वरूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। क्योंकि भैया अपने सहूलियत के लिए क्यों गढ़ लेती है? ठीक है, आप मुझे बताओ, जहां की जैसी बोली होगी आप उसी बोली में अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं अपनी बातों को वहां समझाना है तो वहां की बोलियों में आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग उस बोलियों से क्या है? निपुण है। इसलिए इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं? लिखिएगा, जिस भाषा के जन्म का अता पता ना चले, बल्कि सामान्य जनता अपनी सहूलियत के लिए इसे स्वयं गढ़ लेती है या बना लेती है, तो उस भाषा के रूप को, उस भाषा के स्वरूप को बोली कहते हैं। लेकिन बाबू ये परिभाषा आपके एग्जाम में कम आने की चांस है। आपकी बोली से संबंधित परिभाषा आप दूसरा लिख सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा का वह स्वरूप जो किसी देश की सीमित क्षेत्रों के द्वारा बोली जाती है, तो उसे बोली कहा जाता है। तो उसे बोली कहा जाता है। क्योंकि बाबू एक सीमित क्षेत्रों में, ये परिभाषा कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बात समझ गए? अब मामला ये आता है कि बोली को और किस नाम से जान सकते हैं? बोली को और किस नाम से जान सकते हैं? तो बाबू लिखिएगा, बोली को हम देशज भी कह सकते हैं। जिसमें देशज से तात्पर्य यह है कि देश में जन्म लेने वाले
लेने वाले शब्द, ये बात ध्यान दीजिएगा, देश में जन्म लेने वाले शब्द को क्या कह सकते हैं? देशज कह सकते हैं। और इसी देशज का ही नाम क्या है? बोली है। क्योंकि भाई हर एक देश की, हर एक क्षेत्र की, हर एक राज्य की अपनी अलग अलग बोलियां हैं। ठीक, तो बाबू आप उस स्थान पर जब भी जाओगे या उस देश में आप जब भी जाते हो तो वो बोली वहां की आपके भीतर क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? देशज कहा गया है। देश में जन्म लेने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। लेकिन यहीं पर कपिल देव द्विवेदी ने कहा है, बोली को पातवा कहा है। बोली को पातवा कहा है। आप लिखिएगा एक पॉइंट, कपिल देव द्विवेदी के मतानुसार, कपिल देव द्विवेदी के मतानुसार बोली को पातवा कहा गया है। हाँ, कपिल देव द्विवेदी के मतानुसार बोली को पातवा कहा गया है, जिससे यह तात्पर्य है कि कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी, चार कोस पर वाणी। क्योंकि ये बाबू कपिल देव द्विवेदी ने इस आधार पर बोली को क्या कह दिया है? पातवा कह दिया। कभी सोचो भैया, चार कोस जाने के बाद बोली में बदलाव आती है कि नहीं आती है? भाई मैंने कहा बसखारी में आप रहिए, अभी 10 किलोमीटर आप रामनगर में चले जाइए, देखिए तुरंत ही बोलियों में परिवर्तन आ जाएगा। बात समझ गए? इस आधार पर जो है कपिल देव द्विवेदी ने बोली को क्या कहा है? पातवा कहा है। ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि बोली का दूसरा नाम पातवा है, किसने कहा है? तो कपिल देव द्विवेदी ने। इससे क्या तात्पर्य है? तो आपका तात्पर्य भी पूछ सकता है। क्या मेरी बात आई समझ में? कोई सवाल आपका? ठीक, वही पातवा का मतलब क्या है कि भैया कोस कोस पर पानी बदल रहा है, चार कोस पर वाणी बदल रहा है। इसी का शब्दार्थ दिए हैं पातवा के समान। यानी जिस प्रकार आप कहानी सुने होंगे, हमारा मन किसके समान होता है? एक पीपल के पत्ते के समान होता है। जिस प्रकार पीपल का पत्ता जो है डोलता रहता हमेशा, उसी प्रकार हमारा मन, वाणी भी हमेशा क्या है? चलती रहती है। इस आधार पे जो है कपिल देव द्विवेदी ने क्या कह बैठा? पातवा कह बैठा। बात समझ गए बाबू? आगे बढ़े। ठीक, अब मामला ये आता है कि सर अगर आपने इसकी परिभाषा सीख ली तो बाबू बात ये आती है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है? कितने बच्चे बता सकते हैं कि बोली और भाषा में क्या अंतर है? बताइए बाबू। हाँ, बोली जो है सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, भाषा जबकि व्यापक क्षेत्रों में। ठीक, तो आप हेडिंग बनाइएगा, बोली व भाषा में मूलभूत अंतर। सर बोली व भाषा में क्या अंतर है? आइए हम लोग समझ लेते हैं।
आप एक तरफ बनाइएगा बोली और एक तरफ बनाइएगा भाषा। बात समझ गए बाबू? ये बोली और ये आपकी भाषा हो जाएगी। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह है सीमित होती है, सीमित होती है। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, यह असीमित होती है, यह असीमित होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट, इसका कोई व्याकरण नहीं होता है, कोई व्याकरण नहीं होता है, जबकि इसका व्याकरण होता है, व्याकरण होता है। इसका मानक रूप नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात यह अमानक है, यह अमानक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, इसका मानक रूप होता है, होता है। चौथा पॉइंट लिखिए बोली में, इसके अंतर्गत कोई भाषा नहीं आती है, नहीं आती है, जबकि इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अनेक बोलियां आती हैं, अनेक बोलियां आती हैं। पांचवा, इसका कोई साहित्य नहीं होता है, इसका कोई साहित्य नहीं होता है, जबकि इसका साहित्य होता है, होता है। इसे भाषा अर्जन के तरीके से, भाषा अर्जन के माध्यम से सीखी जाती है, सीखी जाती है। कि इसे भाषा अर्जन व अधिगम के माध्यम से सीखी जाती है, सीखी जाती है। अगला पॉइंट, इसका, इस यह मौखिक रूप है, यह मौखिक रूप है,
यह लिखित रूप है, लिखित रूप है। और उसी में पॉइंट बना के लिखिए, आगे लिखिए 8वां पॉइंट लिखिए, यह अनौपचारिक होती है, यह अनौपचारिक होती है, यह अनौपचारिक होती है। जबकि भाषा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होती है, जबकि भाषा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होती है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, देखिए बोली, बोली भाषा से व विभाषा से छोटी इकाई है। बोली भाषा व विभाषा से छोटी इकाई है। भाषा में लिखिए, लिखिए जबकि भाषा बोली व विभाषा से बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई है। बोली व विभाषा से बड़ी इकाई है। अगला पॉइंट, इसमें लिखिए बोली में, इसका कोई लिपि नहीं होती है, इसका कोई लिपि नहीं होती है। भाषा में लिखिए, भाषा की लिपि होती है, भाषा की लिपि होती है। भाषा जो है विभाषा से बड़ी इकाई है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब ध्यान से सुनो, आइए समझाते हैं। सर यह सीमित होती है, भैया कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लेते ये हमारा बसखारी है, बसखारी में जितने वार्ड हैं, अगर वार्ड में प्रयोग की जा रही है कोई भी भाषा, वो अपने आप में भाषा नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। इसलिए क्या है? सीमित है। जबकि वार्ड को छोड़कर संपूर्ण बसखारी में कोई भी बोली प्रयोग की जाए लग जाए तो बोली ना रह के क्या बन जाएगी? भाषा। इसलिए क्या होती है? असीमित होती है। सर इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। भैया आप उल्टा सीधा चाहे जैसे बोल जाते हो, अगर व्याकरण होता तो भैया सिस्टमेटिक ढंग से बोलते ना, इसलिए इसका व्याकरण नहीं होता। जबकि भाषा का क्या होता है? व्याकरण होता है। ता है, ती है, ते है, ताहू, ये क्या है? व्याकरण है। इसका मानक रूप नहीं होता है। ठीक है, आप बोली को चाहे जैसे बोल दो, कोई आप कुछ बोलने वाला नहीं है। ठीक है, जबकि भाषा का क्या होता है? मानक होता है, एक जो है नियमबद्ध होता है, एक नियम तरीके से बोला जाता है। जबकि इसके अंतर्गत कह रहा कि कोई भाषा नहीं आती है, बोली के अंतर्गत कोई भाषा नहीं आती है, जबकि कह रहा कि भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां आती हैं। भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां आती है। जैसे मैं अगर कहूं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखा जाए तो 5 बोलियां आती हैं, तो क्या ये बात सही है? ठीक है, इसका साहित्य नहीं होता बाबू, जबकि इसका साहित्य होता है। ठीक है, क्या मुझे बताओ कबीरदास जी ने क्या बोली में कोई साहित्य लिखी है? बताइए, नहीं लिखी है ना, जबकि भाषा में जो है साहित्य लिखा गया है। ठीक, आगे, इसे भाषा अर्जन के माध्यम से सीखा जाता है। भैया भाषा अर्जन क्या है? कि यानी कि भैया आप इसको अर्जित करते हो। ठीक है,
यानी कि आप चाहे जैसे एनी टाइम कभी भी सीख सकते हो। ये क्या है? भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, जबकि इसे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों के द्वारा सीखा जाता है। अगर हिंदी का व्याकरण सीखना है तो आपको विद्यालय जाना पड़ेगा, ये क्या है? अधिगम है। जबकि हिंदी का व्याकरण कुछ ना कुछ घरों तो सीखा जाता है, क्या है? भाषा अर्जन है। लेकिन क्या बोली को सीखने के लिए यार किसी विद्यालय में जाओगे? है, बताइए मुझे। तो बोली को सीखने के लिए किसी विद्यालय में नहीं जाना पड़ता है, इसलिए क्या ये भाषा अर्जन है। ठीक, कि यह मौखिक रूप है, बोली का कोई लिखित रूप नहीं है बाबू, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? मौखिक रूप है। जबकि ये जो भाषा होती है क्या होती है? लिखित रूप होती है। आगे मैंने कहा ये जो बोली होती है अनौपचारिक तरीका होता है। ठीक है, बोली को बाबू जो है सीखने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी कॉपी किताब की आवश्यकता नहीं है। आप एनी टाइम कभी भी कहीं पे रह के सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको भाषा सीखना है तो भाषा के लिए निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित गुरु जी होना चाहिए, ये सब अनिवार्य है। ये क्या है? अनौपचारिक तरीका भी है और औपचारिक तरीका दोनों भी है। क्योंकि घर पे रह के भी तो भाषा सीखते हो। ये बात समझ गए। आगे कह रहा कि बोली का जो है लिपि नहीं होती है, बात सही है। जबकि भाषा की क्या होती है? अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? लिपि होती है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या? हाँ, जो बोली होती है बाबू ना, वो विभाषा से छोटी इकाई और भाषा से भी छोटी इकाई। जैसे देखना बाबू, जैसे मान लेते हैं कि सर ये इतने क्षेत्रों में अगर बोली जाए, इतने क्षेत्रों में अगर कोई भी भाषा प्रयोग की जा रही है तो अपने आप में क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। लेकिन जैसे इसका विस्तार थोड़ा सा बढ़ेगा ना, तो ही आगे चल के क्या बन जाएगी? विभाषा बन जाएगी। और जैसे इसका ज्यादा विस्तार होने लगेगा ऐसे, ये क्या बन जाएगी? अपने आप में भाषा बन जाएगी। तो मैंने यही तो बतलाया है कि जो बोली का जो क्षेत्र होता है वो भाषा और विभाषा से क्या होती है? छोटी होती है। जबकि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बोली और विभाषा से क्या होती है? बड़ी होती है। क्या मेरी बात आई समझ में? बाबू कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, बताइए कोई सवाल। हाँ, संस्कृत अभिया नहीं नहीं नहीं, आप कहें संस्कृत को विभाषा कहेंगे? हाँ देखिए, ये कह सकते हैं कि जैसे संस्कृत से हिंदी भाषा बनी है, ठीक है, तो संपूर्ण संस्कृत का चीजें नहीं लिया गया है, कुछ चीजें अर्जित की गई है। विभाषा वो नहीं कहा जाएगा भैया। कहे आप विभाषा कहेंगे? यहाँ विभाषा का मतलब क्या है कि जो बोली से बड़ी इकाई हो और भाषा से छोटी इकाई हो। ठीक, वहां संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण में क्या है कि भैया ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत लिया गया है। ठीक है, बोली से, क्योंकि जो बोली एक छोटा एरिया है। जैसे मैंने कहा कि बोली जो बसखारी है, बसखारी के जितने वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में अलग अलग बोलियां बोली जा रही होगी। ठीक, इसे आप बोली कहोगे। लेकिन जब पूरे संपूर्ण बसखारी में बोले जाने लग जाएगी तो वो भाषा बन जाएगी। लेकिन आपका सवाल क्या है कि हिंदी जो है वो संस्कृत के आधार पर लिखा गया है ना, तो बाबू संस्कृत के आधार पर लिखा गया है तो वो संपूर्ण संस्कृत का नकल नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा संधि का लिया गया है, थोड़ा सा वर्णमाला का लिया गया है, थोड़ा थोड़ा नाम मात्र का लिया गया है। तो वो प्रक्रिया अलग है, यहाँ ये बात अलग है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें अंतर है। ये क्लियर हो गया? अब अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर भी पूछो बाबू, पूछिए कोई सवाल हो यहाँ से जो पॉइंट ना समझ में आया हो। मानक रो भाई, मैंने उस दिन ही बताया था
कि भैया जैसे देखो कुछ बच्चे हमारे हैं ना, ये छोटा ऐसे बनावत हैं, सुन लिया, कुछ बच्चे हैं छोटा ऐसे बनावत हैं, कुछ बच्चे छोटा ऐसे बनाते हैं, अब कुछ बच्चे छोटा ऐसे बनाते हैं। तो जानते हैं क्या हुआ? अब इसका मानक अगर आपने बात उठाई दिया तो मानक पे हम चर्चा ही कर देते हैं। अभी तो हम मानक भाषा पढ़ाते हैं, खैर पहले ही हम बता दे रहे हैं। सर क्या हुआ, इस समय हमारी जो परीक्षा प्रणाली है ना, सुन लीजिए ध्यान से, जो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो खुली पुस्तक प्रणाली है। खुली पुस्तक का मतलब समझते हैं? इस समय जितने भी क्वेश्चन बचता है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन अगर फंसेगा तो टोटल मान एनसीईआरटी का होता है कि नहीं है? एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चन अब बनता है, इसलिए कोई भी सवाल फंसता तो एनसीईआरटी के सवालों का मान्य होता है। ठीक, तो हमारी जो परीक्षा प्रणाली है ना वो खुली पुस्तक प्रणाली है। क्या हुआ सर, पूर्व समय में जब एनसीईआरटी नहीं पुस्तक थी तो क्या हुआ, जब शासन सरकारी कार्यों में जो है शासन प्रशासन में कुछ लोग जो छोटा आ बनाते थे ऐसे बना देते थे, कुछ लोग ऐसे बना देते थे, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे। सरकार एकदम पागल हो गया। सरकार कहा ये बताओ यार, कोई व्यक्ति ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना दे रहा है, कोई ऐसे कोई ऐसे बना, कौन सा सही मैं मानूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि भैया एक टीम गठित की और उस टीम में क्या किया, जितने हिंदी के प्रोफेसर थे, अच्छे अच्छे जानकार थे, उनको बुलाया और सामने क्या कहा कि भैया आप बताइए इसमें से छोटा कौन सही है। तो प्रोफेसर ने बताया कि इसमें से छोटा कौन सही है, ए सही है। उसी दिन क्या हुआ कि विशेषज्ञों ने उसको मान्यता दिया और उस समय की सरकार जो क्या की उसको स्वीकृति कर ली। ठीक है, उसी दिन से उन्होंने कह दिया कि आप छोटा चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, लेकिन मैं मानने वाला कौन हूं, ये। तो ये जो बाबू है ना, इसको क्या कहते हैं, मानक कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, अमानक। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है कैसा वर्ड है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू। ठीक, जैसे अभी जो है हिंदी में जो है एक संशोधन हुआ है जिसे ये नया वर्ड दिया गया है। हिंदी में संशोधन हुआ है जिससे आपके हिंदी वर्ड माला में टोटल 52 वर्ड थे ना, लेकिन 2024 के अनुसार जो हिंदी वर्ड माला में 53 वर्ड हो गए। 53वां वर्ड कौन सा है, ये इसे जानते क्या कहते हैं, ये ला है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए अब ये ला क्या है, ये मानक है, जबकि ये क्या है, अमानक है। ये ध्यान देना। अब बाबू ये इसमें अभी ना फंसो, परेशान ना रहो, इसको अभी ना फंसो, क्योंकि नहीं तो जानते डायरेक्शन कट जाता है। ठीक, मेरा मामला था कि मैंने मानक पूछे तो मैंने मानक बताया। ठीक, मुझे अब इस पे आने दो। ठीक है, अगर आप लोग का सवाल है गुरुजी अमानक पढ़ा दीजिए और मानक पढ़ा दीजिए, तो मैं एक दिन एक लेक्चर जो है अमानक और मानक पर ही ले लूंगा। आपको ये पता हो जाएगा कि कौन अमानक कौन मानक है। अभी मैं अगर सवाल करने लग जाऊं आपके सामने तो आप हर एक सवाल का जवाब मुझसे जानना चाहिए। तो मैं एक सवाल का जवाब करता हूं, लीजिए। लीजिए, आप जानना चाह रहे हैं, लीजिए। पहले वाला तो बताइए।
हाँ बाबू, बताइए कौन सा सही है परीक्षा? ये हाँ ठीक। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए। इसीलिए बाबू जानते हैं हिंदी अपने आप में हर एक सब्जेक्ट से कठिन है, ये भी जान लीजिए। अगर सही से बंदा अगर पढ़ाने वाला हिंदी अगर हो ना, व्याकरण का जानकार अच्छा हो, तो आपको एक दिन में व्याकरण नहीं सिखा पाए, कम से कम समय लगेंगे। लेकिन हाँ, इतना विश्वास दिलाता हूँ ना, ऐसे बने रहिए मेरे क्लास के साथ, आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि निपुणता बना दूंगा, हिंदी में निपुण बना दूंगा, ये भी गारंटी दे रहा हूँ। सर परीक्षा ये सही है, ये सर अमानक परीक्षा लिखा हुआ है, ये मानक परीक्षा लिखा हुआ है। अब दोनों में अंतर आज ना पूछिए, अगले दिन बताएंगे, ठीक है? ठीक, अभी आज ना पूछिए, हम बताएंगे इसको, ठीक? देखिए बाबू, विदेश और विदेश कौन सही है? दूसरा वाला सही है ना? ठीक है। अंतःकरण ये सही है, अंतःकरण ये सही है। कारण क्या है? क्यों नहीं खींच सकते पाई? विसर्ग, अच्छा अच्छा, चलिए। अरे सर क्लास दूरी हो जाएगी, आपकी पटरी सुधर चुकी है। आध्यात्मिक ये सही है कि ये सही है? आध्यात्मिक है ना, ये आध्यात्मिक है। ये सही बताइए ऊपर वाला कि ये सही है? क्या चीज पूछ रहे हैं? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक की अध्यात्मिक, आध्यात्मिक। दूसरा पहला वाला सही है, आध्यात्मिक। अच्छा, ये कि ये? नहीं, ऊपर वाला। अच्छा, अगर आध्यात्मिक पूछेंगे तो यो तो आध्यात्मिक लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए चलिए ठीक, कोई बात नहीं, सही है, सही नहीं, ठीक, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक ठीक, चलो। अंग्रेजी की शुद्धवर्तनी लिख के बताइए, अंग्रेजी कैसे लिखते हैं? अंग्रेजी, अंग्रेजी लिखिए, अंग्रेजी कैसे लिखते हैं? देखिए सर ऐसे। अच्छा देखिए सही है। आप वही चीज पूछ रहे हैं जो एक बार बता चुके। तबे लठिया ये सब ने, नहीं तो मैं है। बच्चे आप लोग दिखाओ अंग्रेजी कैसे लिखते हो? गुरुजी आप दोनों गलत है, गलत है, गलत, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है आयुष, गलत है, सही गलत लिखो, अभी गलत लिखो, सही है, गलत थोड़ा सही करो। सुनो, मुझे पता था बाबू, सुनो, अगर आप अंग्रेजी ऐसे लिखते हो ना, अरे यार ये कहीं नहीं सही है, लोग गलत लिखते हैं, सही नहीं लिखते हैं, भी जानिए गलत है वास्तव में। अंग्रेजी ये सही है। हाँ, मैं क्या गलत लिखा था? अनुनासिक दिया था, अनुनासिक दिया था, नहीं दिया था, ऊपर थोड़ा सा दिया, तुम नहीं देख पाए तुम लोग। देखो वीडियो में देख लो, निकाल के दिया हूँ। ये बिंदी रखो, ये नहीं तो अनुसार लगा लो, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक रहेगा, है
ये बिल्कुल रहेगा। अब सुनो ध्यान से, सुन लो, यहां इया बाबू तब आएगा ना, ठीक, जब यहां अनुस्वार होता, ठीक, यहां अनुनासिक है, यहां अनुनासिक है, समझ रहे हो, यहां इया में नहीं बदलेगा, ये भी जान लो। अगर अनुस्वार होता तब बदल, जैसे देखो मैं बता रहा हूं, जैसे गंगा देखो, जैसे गंगा अगर देखा जाए वास्तव में गंगा कैसे लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा जाता है, गंगा ये शुद्ध है, ठीक, जबकि गंगा ऐसे लिखते हैं, ये हिंदी में है, संस्कृत में है, गंगा 3 टाइप से लिखा जाता है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये सर कैसे यहाँ अंगा आ गया, अनुस्वार है ये बाबू, ये अनुनासिक है, ये अनुस्वार, अनुस्वार बाद क्या गा है, गा का पंचम अक्षर क्या होता है, अंगा होता है, इसलिए ये अंगम बदल गया। ऐसे संबंध हो गया, संशय हो गया, संजय हो गया, संचय हो गया, ठीक। चलिए गुरु जी के जाके पीटा रहे पहले, हमें का बिटवा भैया तू रहता हूँ वह खुद ही पीट देंगे। अधिकांश चीज गलत पड़े तो ऐसा सही बताई, सही चीज ना पड़े। चलो हाँ केमिस्ट्री सही है वो, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। अभी जानते हो बाबू, सुनो, अब गुंगा भी वैसे लिखा जाएगा, अनुनासिक रहेगा, अनुनासिक, गुंगा ये रहेगा, अनुनासिक नहीं, अनुनासिक अनुस्वार नहीं रहेगा यहाँ, गूंगा मुख से ज्यादा बल जाता है ना। अनुस्वार में क्या होता है, नाक से अधिक श्वास निकलता है जबकि मुख से कम, क्योंकि अनुनासिक में जो है मुख से ज्यादा नाक से कम, उसी का अपोजिट जस्ट होता है, ठीक। अब चलिए सुनिए ध्यान से, अब जान देते हटा, ठीक है यार, चलो अब देखना बाबू, अब कहानी क्या है कि अगर भाषा की जो है, भाषा की सॉरी बोली की जो है, हम लोग बोली और भाषा में क्या अंतर होता है ये समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला ये आता है कि सर हमारे भारत में कितने बोलियां विद्यमान हैं, बाबू लिखिएगा, हमारे भारत में लगभग 600 से अधिक व 700 से कम बोलियां विद्यमान हैं। ये बात ध्यान देना बाबू कि पूछा जाएगा हमारे भारत में कितने बोलियां विद्यमान हैं, तो सर 600 से अधिक व 700 से कम बोलियां विद्यमान हैं। लेकिन सवाल ये तो आता ही आता है, लेकिन पूछेगा कि आपके हिंदी में कितने बोलियां होते हैं, बाबू हिंदी में कितने बोलियां होते हैं, बताइए, कोई बताएगा हिंदी में कुल कितने बोलियां होते हैं? 22 नहीं होते, 22 भाषा होते हैं। तो सर हिंदी में कुल 18 बोलियां होती हैं, लिखिएगा, लिखिएगा, हिंदी में कुल 18 बोलियां होती है जो
इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। लिखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए, बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, कौरवी, कन्नौजी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, गढ़वाली ने समझा, गढ़वाली, नेपाली, हाँ बाबू, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये बात ध्यान दीजिएगा। टोटल 18 बोलियां हैं। हाँ, दूधाड़ी इसी का नाम है, बांगरू का दूधाड़ी। बहुत बोलियों का अलग अलग नाम है। अभी जानते हैं कौरवी का अलग अलग नाम, कौन सा 10म नाम होगा बाबू, खड़ी बोली। लेकिन पूछ ले, खड़ी बोली नाम किसने दिया ना, गलत। ये नाम मोहम्मद हफीज है। देखिए, सवाल ये है, खड़ी बोली को सर्वप्रथम खड़ी बोली किसने कहा? खड़ी बोली किसने कहा? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, बी में है धीरेन्द्र वर्मा, सी में जो है कबीर दास, डी में मोहम्मद हफीज। चलिए, सर्वप्रथम लगा दिया हूं। और सुनिए, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी भी कहा, ये भी जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। ये बाबू नोट कर लीजिए, खड़ी बोली के मुकरियों की शुरुआत करने वाले विद्वान, जो खड़ी बोली में रचना करने वाले विद्वान ही है प्रथम कवि। खड़ी बोली में जो है रचना करने वाले अमीर खुसरो हैं।